कभी सोचा है कि एक 100 साल पुरानी स्टील कंपनी आज की इस ग्रीन दुनिया में कैसे सरवाइव करेगी? तो चलिए आज हम टाटा स्टील की इसी दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं कि कैसे ये इंडस्ट्रियल जायंट खुद को एक नए जमाने के लिए तैयार कर रहा है। देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये तो सीधे सीधे टाटा स्टील के अस्तित्व की, उसके सर्वाइवल की लड़ाई है। एक ऐसी कंपनी जो अपनी विरासत से तो बहुत मजबूती से जुड़ी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए खुद को पूरी तरह से बदलना होगा। और यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट है। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि टाटा स्टील के ना दो चेहरे हैं। एक तरफ भारत में वो एक प्रॉफिट का पावर हाउस है और दूसरी तरफ यूरोप में एक स्ट्रगलिंग यूनिट। और यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की चाबी है। तो चलिए इस पूरी कहानी को टुकड़ों में समझते हैं कि आखिर ये बंटवारा हुआ कैसे, इसके मायने क्या हैं और कैसे टाटा स्टील एक बहुत ही बोल्ड स्ट्रैटेजी के साथ खुद को एक नए अंदाज में ढाल रहा है। तो आज को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2000 का दशक, जब टाटा स्टील पूरी दुनिया में फैलने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी दौड़ में शामिल था। ये जो कोट है, ये कंपनी के फाउंडर का है और उनका ये मूल मंत्र 100 साल से भी ज्यादा से कंपनी को राह दिखा रहा है और आज भी इसके सबसे मुश्किल फैसलों को एक दिशा देता है। कंपनी तेजी से फैल रही थी, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था 2007 का कोरस ग्रुप का अधिग्रहण। एक ऐसा कदम जिसने अगले 2 दशकों की पूरी कहानी ही लिख दी। और ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था। सोचिए, लगभग $12 बिलियन, और इसका ज्यादातर पैसा कर्ज से आया था। इस एक ही कदम ने टाटा स्टील को रातों रात दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना दिया था। पर कहते हैं ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग, और यहाँ टाइमिंग ने ही पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये विशाल कर्ज पर आधारित विस्तार सीधा 2008 की ग्लोबल मंदी से जा टकराया और बस वहीं से उन लंबी चुनौतियों की शुरुआत हुई जिन्हें हम आज भी देख रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की जड़ पर, मतलब भारत और यूरोप के परफॉर्मेंस में इतना बड़ा फर्क आखिर है क्यों? अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ इंडिया एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है और दूसरी तरफ यूरोप, खासकर यूके, भारी घाटे में है। तो सवाल उठता है, इंडिया में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा काम कर रहा है? इसके पीछे है कुछ सॉलिड कारण। पूरी सप्लाई चेन पर कंट्रोल, देश में बढ़ती डिमांड और स्मार्ट ग्रोथ। और अब आइए यूरोप की तरफ, जहां कहानी बिल्कुल अलग है। यहां तो जैसे मुश्किलों का एक तूफान ही आ गया है। महंगा कच्चा माल, महंगी ऊर्जा, सख्त नियम और पुराने पड़ चुके प्लांट जिन्हें अपग्रेड करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा काफी सीधा है। जो अच्छा काम कर रहा है उस पर और ज्यादा फोकस करो। मतलब इंडिया। देखिए, नया प्लांट जमीन से खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए टाटा स्टील ने एक स्मार्ट रास्ता चुना, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। यानी जो कंपनियां अच्छा नहीं कर रही उन्हें खरीदो और मुनाफे में लाओ। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है भूषण स्टील का केस। टाटा स्टील ने उसे अपनी सप्लाई चेन से जोड़ा और देखते ही देखते उसे प्रॉफिट में ला दिया, जिससे घरेलू ऑटो स्टील मार्केट में उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। चलिए अब आते हैं स्ट्रैटेजी के दूसरे और सच कहूं तो काफी रैडिकल हिस्से पर। प्लान ये है कि इंडिया से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे यूरोप में एक बहुत बड़े ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये बदलाव आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, ये ट्रेडिशनल कोयले से चलने वाली ब्लास्ट फर्नेस को छोड़कर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस की तरफ बढ़ने का फैसला है, जो स्क्रैप स्टील को बिजली से रिसाइकिल करती है। और इसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट वो तो कमाल का है। ये जो EAF टेक्नोलॉजी है ना, ये CO2 एमिशन को 90% तक कम कर सकती है। 90%! और ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं है, बल्कि जमीन पर उतर रहा है। ये एक $multi-billion का प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार भी साथ दे रही है, ताकि यूरोप के ऑपरेशंस लंबे समय तक चल सकें। तो ये सब मिलाकर आखिर कंपनी के लिए क्या नया विजन तैयार कर रहा है? चलिए इसे समझते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि टाटा स्टील की स्टोरी कॉर्पोरेट रेजिलियंस का एक पावरफुल केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे एक पुरानी कंपनी आज के प्रॉफिट और कल के सस्टेनेबल फ्यूचर के बीच एक बैलेंस बना सकती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है
जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, क्या इस तरह के बड़े और महंगे ग्रीन बदलाव पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए सिर्फ एक चॉइस है या जिंदा रहने की मजबूरी?